नमस्कार आचार्य जी। मेरा नाम कविता जैन है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा सवाल मैरिटल रेप के बारे में है। हम सब जानते ही हैं कि ज़्यादातर समस्याएँ जो हम लोग की ज़िंदगी में वो शादी की वज़ह से हैं। मतलब आपस में लड़के-लड़की का आपस में मतभेद होना और जो भी उनकी अ अ, प्राकृतिक इंस्टिंक्ट्स हैं, वो आपस में मेल नहीं खाती। लड़की लड़के के बीच में वो सामंजस्य नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो मैरिटल लाइफ उनकी ठीक नहीं चलती है, फिर टेंशन शुरू हो जाती है। तो अगर मान लीजिए सब लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं और लड़के-लड़कियाँ ये डिसाइड करते हैं कि वो आपस में शादी ना करके दे विल मीट वन्स इन अ व्हाइल एंड वो लोग मतलब बेसिकली आई वांट टू आस्क अबाउट आउट ऑफ मैरिज सेक्स। तो अगर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सी लड़कियां आती हैं जो कि आउट ऑफ मैरिज सेक्स की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो लोग अबॉर्शन के लिए आती हैं। इंटरनली मेरे को भी मतलब जज नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटरनली आई स्टार्ट जजिंग देम कि व्हाई कांट दे कंट्रोल देमसेल्व्स, व्हाई डू दे हैव सेक्स बिफोर मैरिज। और हमारी सोसाइटी में इसको लेके बहुत स्टिग्मा भी है कि मतलब व्हाई डोंट दे कंट्रोल, मतलब वंस दे मीट व्हाई डू दे हैव टू गो डायरेक्टली टू दिस थिंग। तो मतलब हम लोग एक तरफ कह रहे हैं कि हमें नारी का सशक्तिकरण करना है, उन लोग को इंडिपेंडेंट बनाना है, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी जिंदगी अपने आप गुजारनी चाहिए, शादी के बंधन में जल्दी से नहीं फंसना चाहिए। तो फिर अगर उनका आउट ऑफ मैरिज सेक्स होता है और फिर उनके प्राकृतिक इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो सब चीज करते हैं, तो उसको कैसे हम लोग समाज में जगह देंगे? सशक्तिकरण अगर सिर्फ बाहरी है तो आपको जो शक्ति दी जा रही है, आप उस शक्ति से अपना ही नाश कर लेंगी। सशक्तिकरण का ये बहुत आधा-अधूरा, उथला और घातक अर्थ हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में शक्ति दे दो जो अंदरूनी तौर पर अभी जगा नहीं है, विकसित नहीं है। ये भी जो आप समस्या बता रही हैं कि विवाह पूर्व ही गर्भाधान हो गया, उसके बाद अबॉर्शन गर्भपात के लिए आते हैं, ये क्या है? गौर से देखिए तो यही स्थिति तो है। शरीर विकसित हो गया है, चेतना विकसित हुई नहीं। शरीर विकसित हो गया है तो सेक्स कर लिया, गर्भ भी हो गया, क्योंकि शरीर तो विकसित है। शरीर विकसित है तो शरीर वाले काम कर लिए सारे, भीतर चेतना विकसित हुई नहीं है, तो चेतना अभी पशुओं की ही है। जिधर जरा शारीरिक सुख दिखा उधर को चल दी चेतना, और शरीर विकसित हो चुका था। इसी तरीके से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आपने उसके हाथ में ताकत दे दी और उसको ये पता ही नहीं है कि वो कौन है और इसलिए उसको उस ताकत का इस्तेमाल क्या करना है, तो नतीजे बहुत घातक होते हैं, है ना? आज आप दुनिया की समस्याएं देखिए, उनमें आप यही तो पाएंगे। आज लोगों के पास पैसा बहुत है ना? टेक्नोलॉजी बहुत है, इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट के माध्यम से जितनी पहले कभी उपलब्ध नहीं थी उतनी आज उपलब्ध है। आज आपको जानना चाहते हैं, खट से गूगल करते हैं, मिल जाता है। एम्यूनिशन, डिस्ट्रक्टिव पावर, अस्त्र शस्त्र आज जितने उपलब्ध हैं उतने कभी नहीं थे। सामाजिक तल पर देखें तो आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट राइट है ये, कि अगर आपकी किसी लोकतंत्र में आपकी अवस्था 18 या 21 से ऊपर की है तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप जाकर के मतदान कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी ताकतों का? आपको ताकत तो दे दी गई, शक्ति तो दे दी गई कि जाइए और अपना प्रतिनिधि और अपना नेता चुनिए। आप किसको चुनाते हैं? जब आत्मज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते आप कौन है, इसीलिए आपको किसको चुनना चाहिए, तो आप कैसे उल्टे पुल्टे नेता चुनते हैं? आपके हाथ में पैसा है लेकिन आप जानते ही नहीं कि आप कौन है, इसलिए आपको क्या खरीदना चाहिए। तो देखिए आप क्या चीजें खरीद लाते हैं।
और किस तरह की चीजों से बाजार पटे पड़े हैं। आपको टेक्नोलॉजी मिल गई है, सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन आप जानते ही नहीं उस टेक्नोलॉजी का करना क्या है। तो देखिए मोबाइल फोन्स का क्या इस्तेमाल होता है। इंटरनेट मिल गया जिससे आप कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन भीतर से अगर आप जानवर ही रह गए तो इंटरनेट का आज भी आधे से ज्यादा ट्रैफिक पॉर्न के लिए है। मिल तो गया, इतनी जबरदस्त चीज मिली, इंटरनेट मिला है, और इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? जानवरों वाले काम के लिए हो रहा है। आपने एटम के भीतर घुस करके उसके नाभिक को भेद दिया बिल्कुल, और वहां जो जबरदस्त ऊर्जा है उसके गुप्त सूत्र आपके हाथ लग गए। क्या शक्ति है, कितनी जबरदस्त ताकत है वहां पर, और आपने उसका इस्तेमाल क्या किया। आज दुनिया को जितना लाभ नहीं मिल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, उससे ज्यादा बड़ा खतरा सर पर तलवार की तरह लटक रहा है कि न जाने कब न्यूक्लियर वॉर हो जाए। हमने न्यूक्लियर एनर्जी को साधा, उससे लाभ तो ये हुआ है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनसे एनर्जी आती है, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितना फायदा मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा खड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता ये रूस यूक्रेन युद्ध कब आणविक युद्ध में तब्दील हो जाए। तो ये होता है जब शक्ति होती है लेकिन भीतर अंधेरा होता है। अब उस शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल होगा। मैं जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूं तो मैं यही नहीं कह रहा हूं कि महिला के हाथ में पैसा दे दो, ताकत दे दो, सारे तरीके के अधिकार दे दो। मैं कह रहा हूं पहले उसकी भीतरी चेतना तो जागृत करो। नहीं जागृत करोगे तो देखिए, नर हो नारी हो, हैं तो सब जानवर ही ना। नर पशु जैसे होते हैं वैसे ही नारी पशु भी होते हैं। या ऐसा है क्या कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें पशुता ज्यादा होगी, और बच्ची पैदा हुई है तो थोड़ी कम पशु होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही प्रजाति है नर नारी। अगर एक जानवर है तो दूसरा भी जानवर है। आत्मज्ञान के, आंतरिक जागृति के अभाव में दोनों बराबर के जानवर हैं। तो महिला सशक्तिकरण की जब मैं बात करता हूं तो उसमें अनिवार्य रूप से आंतरिक शिक्षा, आध्यात्मिक जागृति सम्मिलित है, अनिवार्य रूप से। नहीं तो महिला के हाथ में ताकत आएगी तो वो उस ताकत का उतना ही उल्टा पुल्टा और घातक इस्तेमाल करेगी जितना कि पुरुषों ने अपने हाथ की ताकत का करा है। इतिहास में ताकत बहुत ज्यादा पुरुषों के ही हाथ में रही है, स्त्रियों को कम। पुरुषों ने क्या करा उस ताकत का? ज्यादातर तो उस ताकत का इस्तेमाल बर्बादी और हिंसा के लिए ही करा गया, यही करा गया है ना। पुरुष अगर ताकतवर था तो उसने स्त्री का उत्पीड़न कर दिया। पुरुष ताकतवर था तो उसने बहुत इधर उधर लड़ाइयां लड़ी, इतने युद्ध हुए, जंगल काट दिए, हजार काम करे। आप स्त्री के हाथ में ताकत दे दोगे वो भी यही सब कुछ करेगी। आप एक समाज बना दो जिसमें पुरुषों को कम ताकत है, स्त्रियों को ज्यादा है, वहां पुरुषों का शोषण शुरू हो जाएगा। क्योंकि बात तो एक है ना। एक, पहले एक जानवर के हाथ में ताकत थी, अब दूसरे जानवर के हाथ में ताकत थी। पहले नर पशु के हाथ में ताकत थी, अब मादा पशु के हाथ में ताकत है। महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले अध्यात्म आता है। इसीलिए मैं बोला करता हूं कि अध्यात्म पुरुषों के लिए जितना जरूरी होगा तो होगा, महिलाओं के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सशक्तिकरण की शुरुआत तो आंतरिक जागृति से ही होती है। देखिए अंतर समझिए। अगर आपके पास बाहरी ताकत हो और भीतरी रोशनी ना हो तो बर्बाद हैं आप, है ना। बल्कि अब और घातक स्थिति आ गई। जैसे ही कोई नशे में हो आदमी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी है, भीतर क्या है? अंधेरा, और हाथ में क्या है? ताकत। हाथ में कुल्हाड़ी है, भीतर नशा है। बहुत गलत हो गया ना। इससे बेहतर तो ये होता कि अगर भीतर अंधेरा है तो हाथ में कोई ताकत ही ना हो, वो ज्यादा अच्छा होता ना। अगर भीतर अंधेरा है तो इस आदमी के हाथ में कोई ताकत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति सोचिए। अगर भीतर रोशनी हो तो हाथ में कुल्हाड़ी नहीं भी हो
तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। अगर भीतर प्रकाश हो, भीतर शक्ति हो, तो बाहरी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। संतों की ताकत क्या कम रही है? मानवता के इतिहास पर ऋषियों का, संतों का प्रभाव देखिए। उनके पास कौन सी कुल्हाड़ी थी? उनके पास सिर्फ भीतर की रोशनी थी, लेकिन उस भीतर की रोशनी के बूते कितनी ताकत थी हुई उनके पास, हुई कि नहीं हुई? और दूसरी बात, भीतर रोशनी हो और वो रोशनी आपको बताए कि अब आपको कुल्हाड़ी की भी जरूरत है, तो फिर आप कुल्हाड़ी का इंतजाम कर लेंगे। दोनों स्थितियों में, कि भीतर रोशनी है, हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है, चाहे भीतर रोशनी है और आपको कुल्हाड़ी का इंतजाम करना है, आपने कर डाला। दोनों स्थितियों में पहले क्या आता है? भीतर रोशनी का होना। तो इसीलिए महिलाओं के सशक्तिकरण में भी पहले क्या आएगी बात? भीतरी रोशनी। बाहरी बात तो हमको बहुत पता नहीं, वो तो सामाजिक स्थितियों पे और सरकारों पे निर्भर करती है, कि महिलाओं को किस किस्म के अधिकार और मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, ये सब होगा नहीं होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जो चीज सबसे पहले जरूरी है वो ये कि महिला अपने आप को जाने, अपने आप को अपने तन से, अपनी पशुता से अलग कुछ जाने। महिला के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने महिला को ऐसा रचा है कि वो अपने तन से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा। और यही वजह है कि वो बहुत बंधनों में जीती है। वो इस हद तक अपने तन से जुड़ी होती है कि वो अपने तन को ही अपनी शक्ति समझना शुरू कर देती है, अपने बंधन को ही अपनी ताकत समझना शुरू कर देती है। और जब तक महिला अपने आप को शरीर ही मानती रहेगी और अपने शरीर में ही अपना सुख खोजेगी, अपने शरीर में ही वो अपनी शक्ति खोजेगी, अपने शरीर को ही वो औजार की तरह, अस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगी, तब तक उसका कोई सशक्तिकरण नहीं हो सकता। जितने भी शोषण करने को आतुर पुरुष होते हैं, वो खोज ही कोई ऐसी महिला रहे होते हैं जो बिल्कुल देह भाव में, बॉडी आइडेंटिफिकेशन में जीती हो। कोई भेड़िया पुरुष हो जो टोह में हो कि कोई मिले ऐसी लड़की या नारी जिसका शोषण किया जा सके, वो किसी ऐसे को खोजेगा जो चेतना शून्य हो, खाली, बिल्कुल चेतना शून्य, लेकिन शरीर को लेकर के बिल्कुल सजग, चेतना को लेकर के बिल्कुल सोई हुई और शरीर को लेकर के बिल्कुल उत्साहित, सजग। ऐसियों का ही फिर शिकार होता है, और ऐसी ही महिलाएं फिर हिंसक होकर के आगे शिकार करती भी हैं। दोनों ही बातें होती हैं। ठीक, हम यहां पर जो साधारण फेमिनिज्म है उसकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अध्यात्म जिस सशक्तिकरण की बात करता है वो प्रचलित नारीवाद फेमिनिज्म से बहुत अलग है। प्रचलित नारीवाद कहता है जेंडर इक्वालिटी, और अध्यात्म कहता है लिबरेशन फ्रॉम द जेंडर आइडेंटिटी। इन दोनों बातों में अंतर समझिए। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि मादा पशु कह रही है कि मुझे भी नर पशु जैसी ही मौज करनी है। नर पशु एक गिरा हुआ इंसान है, लेकिन खूब भोग करता है, मौज मारता है, दुनिया भर की बेवकूफियां करता है। मुझे वो सारी बेवकूफियां करनी है जो नर पशु करता है। मादा पशु कह रही है जेंडर इक्वालिटी, समानता चाहिए। किस चीज में समानता चाहिए? जो जो बेवकूफियां पुरुष करते हैं उसी के समान बेवकूफियां करने का अधिकार हमको भी दो। लगभग ये है फेमिनिज्म। बिल्कुल आजकल यही हो रहा है। पुरुषों के हाथ में शक्ति रही है मानव के इतिहास में। क्या करा उन्होंने दुनिया का? जैसी आज की दुनिया है, आप तो खुद कहती हैं ना, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। पुरुष सत्ता द्वारा संचालित है आज की दुनिया। कितनी अच्छी है आज की दुनिया, बताइए।
तो पुरुषों के हाथ में सत्ता रही, उन्होंने दुनिया की ऐसी बर्बादी कर दी, और महिलाएं कह रही हैं हमें पुरुषों के साथ इक्वलिटी करनी है। माने अभी तक तो दुनिया को पुरुष ही बर्बाद कर रहे थे, महिलाएं कह रही हैं हमें भी तो बर्बाद करने दो। अरे तुम ही भर बर्बाद करते रहोगे क्या? तबाही में हमें भी बराबर का हिस्सेदार होना है। यह है जेंडर इक्वलिटी। अध्यात्म जो कह रहा है वो बिल्कुल अलग बात है। वो कह रहा है, फिर से कहेंगे, लिबरेशन फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी। अध्यात्म नारी को ये नहीं बोलता कि तुम एक सशक्त नारी बनो। अध्यात्म नारी को बोलता है पूछो अपने आप से, नारी की देह बने बने ही जीना है या अपने आप को चेतना रूप जानना है? यही कहती रहोगी बार बार मैं महिला हूं, मैं महिला हूं। तुम महिला ही बनी रह गई, तो चेतना कब बनोगी? और चेतना नहीं बनी तो तुम्हें मुक्ति कब मिलेगी? फेमिनिज्म बोलता है बी एन एम्पावर्ड वुमन। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, विशेषकर वेदांत कहता है डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ वुमन बिकॉज दैट यू आर नॉट। क्यों जबरदस्ती तुम्हें महिला बनकर घूमना है? क्यों तुम्हें अपने शरीर के बंधन को और मजबूत करके रखना है? रोशनी नहीं है, ताकत मिल गई, अधिकार मिल गए, शक्ति मिल गई, उच्छृंखलता बढ़ेगी बस। जिसको पता ही नहीं अधिकारों का इस्तेमाल करना कैसे है, उसको अधिकार देकर के आप क्या करोगे? बोलिए। लेकिन एम्पावरमेंट के नाम पर हम करते यही है। जो जानता ही नहीं कि पैसे का क्या इस्तेमाल करना, उसके हाथ में पैसे थमा दिए, वो क्या करेगा उन पैसों का? ये एम्पावरमेंट है या बदला निकाल रहे हो, तबाह कर रहे हो? आप माँ बाप हो, आपका बच्चा है और मोहवश आप उसको नोटों की गड्डियां थमा देते हैं। 12 साल, 14 साल, 20 साल, कितने का भी बच्चा है, और बड़ा मोह होता है। माओ में तो होता ही, आजकल बापों में बहुत होता है। बेटे को गड्डी थमा दी मोटी, वो उससे दारू, मटन, मुर्गा, अयाशी, बदमाशी सब कर रहा है। बताइए तो, बंदर के हाथ में तलवार देने से क्या होता है? तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या ये है कि बंदर के हाथ में तलवार दे दो, या सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि बंदर को पहले इंसान बना दो? अध्यात्म कहता है हम सब बंदर ही हैं, हम सब जंगल से ही निकले हैं। इस बंदर को इंसान बनाने की बहुत जरूरत है, और वही है वास्तविक सशक्तिकरण। नमस्कार आचार्य जी। जैसे अभी प्रश्न हुआ और पिछले सत्र में भी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि सहमत, देखो कि सहमत अगर जैसे जो जो महिलाएं होती है उन्हें कहा ही यही जाता है कि तुम्हारा सर्वोपरि धर्म तो गृहस्थी ही है, अगर उनमें पोटेंशियल होता भी है तो। जैसे अभी भी बात हुई, और तो इसमें क्या कहना चाहिए? ये ना झूठी कहानियां तो सुनाया मत करो कि महिलाएं इसलिए बेचारी हैं क्योंकि बेचारियों को बता दिया गया है कि सर्वोपरि धर्म गृहस्थी है, इसलिए वो गृहस्थी के सारे अत्याचार सहती जाती हैं। जैसे अगर एक टर्म होती है पैट्रियार्कल बार्गेन, उसका अर्थ जानते हो क्या होता है? पैट्रियार्कल बार्गेन, उसका अर्थ होता है कि ये जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता, जिसमें पुरुषों का ही वर्चस्व चलता है, उसमें बस पुरुषों का ही नहीं चल रहा, वहां बार्गेन में स्त्रियों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए ही तो दुनिया की आधी आबादी स्त्रियों के होते हुए भी पैट्रियार्की इतने समय से चली आ रही है, क्योंकि उसमें स्त्रियों का भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। गृहस्थी कोई कम मौज की बात है? अगर स्त्रियों को बता दिया गया है कि तुम्हारा धर्म गृहस्थी है, तो ये बात उन्होंने सिर्फ बेचारगी में नहीं स्वीकार कर ली है, ये स्वीकार करने में उनका स्वार्थ भी सम्मिलित है। हाँ, वो बहुत बेहोश स्वार्थ है,
बहुत अचेतन स्वार्थ है, बहुत मूर्खतापूर्ण स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ तो है। बस में चली हो, बस में कहीं जब रेलवे क्रॉसिंग होती है या ट्रैफिक जाम लगता है तो वो नीचे आ जाते हैं, कोई चना बेच रहा है, कोई बिस्लरी की बोतल लेकर के आ जाता है। वो सब कौन होते हैं? वो लड़के होते हैं। आप जब गृहस्थी में हो ना तो सड़क की धूल खाने से बच जाते हो। दिल्ली की धूप में और धूल में वो सब करने की सोचो जो पुरुष वर्ग किया करता है दिन भर, ताकि वो शाम को घर में कुछ पैसा ला सके। ये सब कहानी करना बहुत आसान है कि महिलाएं बेचारी तो गृहस्थी में ही बंधी हैं। जब उन्हें गृहस्थी से आज बाहर निकलने का मौका मिलता भी है तो अधिकांश महिलाएं निकलना बाहर चाहती ही नहीं। कौन बाहर की धूल फांकेगा? कौन बाहर के इतने कष्ट सहेगा? और बाहर बहुत कष्ट है। पुरुष वर्ग पर इल्जाम लगाना आसान है, मैंने भी बहुत इल्जाम लगाए हैं, मैं भी स्त्रियों के प्रति ही ज्यादा सहानुभूति रखता रहा हूं, लेकिन आप जैसा प्रश्न कर रही हैं उस प्रश्न में पहले ये समझिए कि महिला अपनी दुश्मन स्वयं रही है। गृहस्थी में बंधना उसको भी बहुत पसंद है, तभी तो खूब पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं भी नौकरी वगैरह छोड़ करके पसंद करती हैं कि घर पर ही बैठ जाओ। कुछ बोल दिया जाता है, कहते हैं बच्चा हो गया है तो इसलिए हम घर पे रहेंगे। अच्छा बच्चा तो बड़ा हो गया है, अब तो चली जाओ वापस काम पर। नहीं नहीं, कुछ बहाना, घर पर बढ़िया है। एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो गया है जहां घर पर 2-3 तरह के मेड लगे हैं, नौकर लगे हुए हैं, मस्त बिस्तर है मुलायम वाला, उसके सामने बड़ा टीवी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर चल रहा है। जब घर पे ये सब कुछ है तो बाहर काहे के लिए निकलना है? कमा कर लाने के लिए पुरुष है ही। मैं मजदूर स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, भली भांति जानता हूं कि सबसे बड़ा वर्ग उन महिलाओं का है जो मेहनत कश है, जो बहुत काम करती हैं, जो पेट में बच्चा बांध करके भी ईंटें ढोती हैं। उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं एक दूसरे वर्ग की बात कर रहा हूं अभी। आप जिस पीढ़ी से आती हैं वो हर तरीके से लिबरेटेड है। हमारी डॉक्टर मित्र है यहाँ पे, अभी वो कह रही थी, गायनेकोलॉजिस्ट है, कि आपकी ही पीढ़ी की लड़कियां आती रहती हैं कि उन्होंने सेक्स कर लिया खूब, अब अबॉर्शन कराने के लिए आई हुई हैं। क्यों तब ये याद नहीं आया कि माता पिता ने धर्म क्या बताया था? इस बारे में तो उन्होंने कुछ धर्म बताया होगा ना, तब नहीं याद आया। मैं नहीं कह रहा हूं जो धर्म बताया वो सही बताया था, पर जैसे आप कह रही हैं कि माँ बाप ने बता दिया कि गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है, हमने मान लिया, तो माँ बाप ने फिर उन्हीं माँ बाप ने उसी मुंह से ये भी तो बताया होगा कि शादी से पहले सेक्स ना करना भी धर्म है। तो वो बात क्यों नहीं मानी? बात सीधी है। जिस बात में स्वार्थ पूरा हुआ वो बात मान ली, और जिस बात में सुख जरा कम दिखा वो बात नहीं मानी। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बेचारी तो बेचारी है, भेड़ है, गाय है, जिसने जहां चाहा बांध दिया। ऐसा कुछ नहीं है जिसने जहां चाहा बांध दिया, बहुत तेज होती हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, डिस्क्लेमर लगा के बोलता हूं हमेशा। ठीक है, ये बेचारगी का स्वांग छोड़ो। अगर पाती हो कि कष्ट में हो तो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। ये सब छोड़ो कि मेरी तो बुरी हालत इसलिए है क्योंकि माँ बाप ने मुझे गलत रूढ़ियां पढ़ा दी, मेरी तो बुरी हालत इसलिए है क्योंकि ये समाज ही बड़ा शोषक है। ये सब बहाने हैं, ये जिम्मेदारी से मुंह चुराने वाली बात है। आप महिला पैदा हुई हैं, पुरुष पैदा हुए हैं, अपनी देखभाल करना आपका अपना दायित्व है। आप एडल्ट हैं और किसी वयस्क की जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं उठा सकता। अपना शुभ अपने हाथ। बाकी बहाने बताने का, मजबूरी गिनाने का कोई अंत नहीं होता कभी। आपको विक्टिम बने रहने में ही सुख लेना है तो विक्टिम कार्ड खेलने का सुख तो बहुत बढ़िया होता है और बड़ा गहरा।
खींच लेते रहिए वही सुख। लेकिन अगर आप वास्तव में तब्दीली चाहती हैं, अपनी बेहतरी चाहती हैं, तो कहिए मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ, जिंदगी मेरी है, मैं स्वयं इसे बेहतर बनाऊंगी।